एक गांव में मदन नाम का आदमी अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मदन लाल के पिता का गांव में एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते थे। इस समय तक मदन लाल कोई भी काम नहीं किया करता था। वह बहुत ही आलसी किस्म का आदमी था। उसे खेती बाड़ी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके पिता अक्सर उसे डांटते रहते थे और कहते थे, मेरे साथ चलकर तू खेती बाड़ी सीख ले। लेकिन मदन लाल हमेशा ही अपने पिता की बातों को टाल दिया करता था। आखिर ये मदन लाल अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा? हम लोग तो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। खेत में काम करना अब मुझसे नहीं होता है और यह लड़का है कि समझने का नाम ही नहीं लेता है। कल को इसके अपने बच्चे बड़े होंगे तब ये कैसे करेगा और हम कब तक इसके साथ रहेंगे? अब मेरी भी उम्र हो गई है और हमें यह दुनिया छोड़कर जाना होगा। हमारे जाने के बाद तब इसका क्या होगा? अरे सही कह रहे हो, हमारी भी तो उम्र हो गई है, लेकिन मदन लाल तो अभी भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा है। उसे समझाना होगा। हाँ सही कह रही हो, मुझे इसे किसी ना किसी तरह समझाना ही होगा। खेती बाड़ी तो इसे करनी ही होगी। राम प्रकाश मदन लाल के पास जाकर उससे बात करने का प्रयास करता है। बेटा, तुझे अब खेती बाड़ी करनी होगी। मुझसे तो अब खेतों में काम नहीं होता है और मैं कब तक खेती बाड़ी करूंगा, और ये खेत भी तुम्हारा ही है और ये खेत अब तुम्हें ही संभालने होंगे। पिताजी, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मुझे ये खेती बाड़ी नहीं करनी है। अगर बेटा तुम खेती बाड़ी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आखिर तुम्हारा भी तो कुछ काम होना चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता है पिताजी, लेकिन मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगा। और अभी आप है ना, आप देख लीजिए, तब मेरा समय आएगा ना, मैं खुद देख लूँगा। पिता नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी पत्नी से जाकर बात करते हैं। अरे भगवान, सुन रही हो? तुम्हारा बेटा मेरी तो एक बात भी नहीं सुनता है। आखिर मैं उसके भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। अब मुझे कोई ना कोई तो कठोर कदम उठाना ही होगा। देख बेटा, अब तू मेरी बात को समझ। अब तुझे खेती बाड़ी करनी ही होगी और तू आज ही मेरे साथ खेतों पे चलेगा और मैं कुछ इसके बारे में सुनना नहीं चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मैं अभी खेतों पे नहीं जाऊँगा। और आपको पता है ना, बाहर कितनी कड़ी धूप हो रही है। इतनी कड़ी धूप में मुझसे काम नहीं होता है। आपको जाना है तो अकेले जाओ, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मेरी बात समझता क्यों नहीं है? तुझे आज से खेती बाड़ी करनी ही होगी और तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। पिताजी, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मुझे यह खेती बाड़ी नहीं करनी है। कृपया करके मुझसे बार बार खेती बाड़ी के बारे में बात मत कीजिए। लगता है मुझे अब कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो किसी का पिता नहीं उठाता है। देख बेटा, या तो तुझे खेती बाड़ी संभालनी ही होगी, वरना इस घर से अभी के अभी निकल जा। हाँ हाँ पिताजी, मैं तुम्हारी बातें सब समझता हूँ। आप तो मुझे रखना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं आज ही अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से जाओ और अपना सारा सामान बांध लो। हम अभी इस घर से निकल जाएंगे। अजी, आप ये क्या बात कह रहे हो? हमारे पास तो 2 बच्चे भी तो हैं और कहीं कोई ठिकाना भी तो नहीं है। ऐसे में हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? देखो लक्ष्मी, अब जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। पर एक बार आप पिताजी की बात तो सुन लीजिए। आखिरकार वह आपके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। आखिरकार वह आपके पिता हैं, वह आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे। अब तुम भी मुझे पूरा अपना प्रवचन सुनाने मत लग जाना। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो यहीं पर रहो। लेकिन मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाला हूँ और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। अजी मुझे क्या, मैं तो वहीं रहूंगी जहां आप रहोगे। आपसे तो मेरा जीवन है और मैं तो आपके साथ ही चलूंगी।
फिर अगले दिन ही। अरे आपने ऐसा क्यों किया? आपको मदन लाल से ऐसी बातें नहीं करनी थी। आपको तो पता है ना वह कितना जिद्दी है। उसे घर से जाने के लिए मत कीजिए, उसे रोक लीजिए। अरे नहीं रुक्मणी, इस बार नहीं। मुझे अपने बेटे का भविष्य भी तो देखना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही सख्त बनना पड़े। मैं उसे बन के दिखाऊंगा। और लेकिन तुम बीच में मत आना। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे आज इतना बिगाड़ दिया है। अजी ऐसा मत कीजिए, उसे रोक लीजिए। अब तुम चुप रहो, मैं भी देखता हूँ वह बिगड़ काम काज के अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालता है। उसे भी तो दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। मदन लाल सुबह होते ही उस घर को छोड़ देता है और दूसरे गांव में जाकर बस जाता है और वहीं पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मदन लाल थक हार कर अपने घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा, इसमें खीर पूरी और आलू की सब्जी है। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी। सेठ जी ने यह खाना बच्चों के लिए दिया है। चंदा आलू पूरी लेकर किचन में चली जाती है। चंदा, आज तुम कैसे उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, क्या बात है? अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटी को स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है और बेटे के लिए स्कूल ड्रेस के जूते नहीं हैं, इसलिए उसे फुटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया है। आपको तो इन चीजों की क्या चिंता है? आप तो बस सुबह 9 बजे से निकल जाते हो और रात के 10 बजे घर में घुसते हो। घर में कितनी परेशानी चल रही है, आपको तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मदन लाल बैठकर सोच ही रहा था, तभी घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोला तो उनके दादाजी सामने खड़े थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे तो खुशी के मारे उछलने लगे। मदन लाल उन्हें देखकर काफी खुश हुआ और फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसका चेहरा एक मुरझाए पौधे की तरह दिख रहा था। क्या हुआ है? क्यों मुंह लटकाए खड़ी हुई हो? पिताजी आए हैं, उनके सामने ऐसा चेहरा लेके मत जाना। अरे तुम पे तो हमारा और बच्चों का पेट भी नहीं पला और मेरे से कहते हो सूखे पौधे की तरह हो रही है। तो ऐसे में पिताजी आए हैं तो मैं उनके सामने अपनी बात क्यों ना रखूं? वो कोई ना कोई तो सलूशन निकालेंगे हमारी बातों का। चंदा ऐसा कभी बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसको बोलने दिया। चंदा, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं कोशिश भी तो कर रहा हूँ। मैं कल बच्चों की स्कूल की फीस और बेटे के लिए जूता ला दूंगा। अभी पिताजी आए हैं और इनके सामने झगड़ा मत करो और उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखो। ऐसे कैसे चलेगा? तुम पैसे कहाँ से लाओगे? या रोड में भीख मांगोगे या किसी से मांग के लाओगे? मेरे तो इस आदमी से बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। अरे चंदा, ये मेरा काम है, मैं कैसे पैसे लाऊं? तुम भगवान के लिए अभी चुप हो जाओ। चंदा को भी समझ आ गया था कि पिताजी के सामने बहस करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह शांत बैठ गई और फिर खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। उधर मदन लाल अपने पिताजी के पास जाता है। आइए पिताजी, अंदर आकर बैठिए। कैसे हो आप? और माँ कैसी है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ और तुम्हारी माँ भी ठीक है। हाँ बेटा, तुम्हें बहुत याद कर रही थी और तुमसे मिलने का उसका मन कर रहा था, मगर वह बूढ़ी हो चुकी है तो वह यहाँ तक नहीं आ सकती है। तुम बताओ बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, आप आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो है ना बेटा? तुम बहुत परेशान से लग रहे हो मुझे। क्या बात है, मुझे तो बताओ। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक हैं। और बहू कहाँ है? बहू से तो मिला मुझे। बस चंदा आ ही रही है और तुम्हारे खाने का इंतजाम कर रही है। मदन लाल को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पिताजी उससे पैसे का जिक्र ना कर दें। उसके पास तो एक कौड़ी भी नहीं थी, तो वह अपने पिताजी की ऐसे में कैसे मदद करता। चंदा खाने का कुछ सामान लेकर बाहर आ जाती है। पिताजी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? हाँ पिताजी, हम सब ठीक हैं। और माँ जी कैसी हैं? तुम्हारी माँ भी ठीक है बेटा, लेकिन तुम सबको बहुत याद करती है।
बेटा मेरे पास आओ और यहाँ बैठो अपने पिताजी के पास। तुम्हें कितने साल हो गए हैं घर से निकले हुए? तुम्हें देखने के लिए तो हमारी आंखें ही तरस गई थी। पिताजी के इतने कहते ही मदनलाल अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। यह नज़ारा देखकर चंदा भी बहुत खुश हुई। हे भगवान, इन बाप बेटों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। जब समय खराब आया तो इन बाप बेटों को अलग ही होना पड़ा। भगवान, हम पर ऐसा समय लाओ जो ये बाप बेटा दोनों एक साथ रहें। दोनों बाप बेटा बैठकर काफ़ी रात तक बतलाते रहते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि तेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी। नहीं पिताजी, आप अभी तो आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन रुक कर जाना। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहोगे। नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। तुम्हारी माँ घर पर अकेली जो है, भला मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अब इस बुढ़ापे में हम एक दूसरे के सहारे हैं। जाने से पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बातें करनी थी। राम प्रकाश ने इतनी बात कही थी कि मदनलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा था कि पिताजी पैसे मांगने वाले ही हैं। जी पिताजी, कहिए। बेटा, ये कुछ पैसे हैं, हमने तुम्हारे लिए ही जोड़कर रखे हैं। सोचा था जब तुम आओगे जब तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते करते 2 साल बीत गए और तुम आए ही नहीं। फिर ऐसा लगा कि तुमसे मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं ही चला आया। यह सुनकर मदनलाल हैरान रह गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, उसकी आंखें भर आईं। तभी पिताजी ने अपनी बहू की ओर देखा और उससे बोले, बहू, तुम भी अपना ख्याल रखो और बहुत ही कमजोर हो गई हो। खाना हमेशा टाइम से खाया करो और बच्चे को भी ध्यान रखा करो। चंदा अब तक दरवाजे के पास खड़ी बातें सुन रही थी। यह सब सुनकर अपना सर झुकाकर और आंखों में आंसू भर लाई। मदनलाल जैसे ही अपने पिता के पास जाता है, उसके पिता एक ऋषि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह सब देखकर मदनलाल पीछे हट जाता है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं एक ऋषि मुनि हूँ। रोज तुम्हारे पिता मेरे पास आते थे और अपना दुख बताते थे। उन्हें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया था। ये पैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ही संभाल कर रखे थे कि कभी उनका बेटा आएगा और मैं उसे दूंगा। लेकिन तुम्हें तो घर से आए हुए 2 साल हो गए हैं। तुमने तो अपने घर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं और उनका हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। क्या करूं ऋषि मुनि जी, वो तो अपना बेटा मानते ही नहीं थे मुझे। उन्होंने ही तो मुझे घर से निकाल दिया था। उन्होंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था। तुम्हारी इस हालत के गुनहगार तुम खुद हो। तुम्हारी जिद और तुम्हारे ना काम करने के कारण तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर से निकाला। ये पैसे संभाल कर रखो और आपके दिल में थोड़ी भी दया बची है तो अपने माँ बापू से जाकर मिलाना, वरना शायद तुम कभी भी उनसे मिल नहीं पाओगे। क्या हुआ है पिताजी, मेरे बापूजी ठीक तो हैं? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि आपके पिताजी ज्यादा दिन तक जीवित रह पाएंगे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। शायद वह कुछ ही दिन के मेहमान हैं और इन घड़ियों में सिर्फ तुम्हें याद कर रहे थे। ये पैसे खुद तुम्हें ही देने आने वाले थे और अब उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वह खुद चलकर तुम्हारे पास आ सके। मेरे द्वारा तुमको यह भेंट दी है और इन पैसों से तुम अपना जीवन सुधार लेना। और मैं अब चलता हूँ। आशा है कि अब तुम्हारी बुद्धि खुल गई होगी। ऋषि मुनि की ऐसी बात सुनकर मदनलाल बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने परिवार को लेकर गांव की ओर चला जाता है। मदनलाल जैसे ही घर पहुंचता है और वह देखता है उसके घर के सामने काफी सारी भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही भीड़ को हटाकर वह आगे को बढ़ता है। उसके पिताजी दम तोड़ चुके थे। तभी गांव का एक आदमी उससे कहता है, तू कहाँ था अब तक?
तेरे पिताजी तेरी राह देकर दुनिया छोड़कर चले गए और तेरी माताजी यह सदमा सहन नहीं कर पाई थी और अभी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तूने तो बहुत देर कर दी मदनलाल। यह सुनकर मदनलाल फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी करनी पर उसे बहुत ही ज़्यादा पछताना होता है। और उधर चंदा भी बहुत रो रही थी क्योंकि चंदा को अपने सास ससुर से काफ़ी प्यार था और अब उनके आंसू पहुंचने के लिए उनके सास और ससुर नहीं थे। तभी गांव का एक आदमी मदनलाल के पास आता है क्योंकि उसके पिताजी ने उसको अपनी सारी बातें बताई थी और बोले थे कि मेरे बेटे मदनलाल को ये सब कह देना। उस गांव के व्यक्ति ने मदनलाल को सारी बीती हुई बातें बताईं। और उन्होंने बोला था ये घर और खेती बाड़ी सब तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं और तुम ही इसका ध्यान रखना और अपने बच्चों को अच्छे से रखना। उस आदमी की बात सुनकर मदनलाल का दिल फूट फूट कर रोने लगता है। वह इस पछतावे में रह जाता है कि वह अपने पिताजी से आखिरी बार भी बात नहीं कर पाया था और उनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया था। जीवन के जिस मोड़ पर मदनलाल खड़ा था उस मोड़ पर सिर्फ पछतावे के और कुछ भी नहीं था। अब उसके पास सबसे बड़ी दौलत माता पिता की होती है और आज वो भी नहीं बची थी तो मदनलाल और भी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों। ऐसी हिंदी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।